नहीं चलेगा, हमारा मनमानी नहीं चलेगा, शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बाजारीकरण नहीं चलेगा। नीतीश सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, रोजगारों का बरकाना नहीं चलेगा, आरआरबी एनटीपीसी में भर्ती में अनियमितता नहीं चलेगा, आरआरबी एनटीपीसी में अनियमितता नहीं चलेगा। नीतीश सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, नौजवानों को ठगने वाले केंद्र सरकार गिरेगा खुद ताश के पत्तों की तरह, इन जुल्मों की दीवारों को हिलाओ तो सही। हमारे बीच बैठे हुए तमाम क्रांतिकारी साथी को मेरा जय भीम लाल सलाम, और हमारे बीच बैठे हुए तमाम गुरुजन को भी मेरा सलाम। साथियों, आज जिन मांगों को लेकर अररिया की सरजमी पर हम जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन वादों के साथ मैं पिछली बार गया था, उन्हीं वादों के साथ आज फिर अररिया की धरती पर लौट आया हूं, क्योंकि आपसे वादा था कि कदम से कदम मिलाकर जिन सवालों को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं इस अररिया की धरती पर, उन संघर्ष में हम आपके साथ अगली कतार में खड़े मिलेंगे। और आज मुझे खुशी है कि हम उन बातों के साथ आज यहाँ हम उपस्थित हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बिहार राज्य और देश के अंदर शिक्षा का बाजारीकरण और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, वो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को गूंगी अंधकारी करके छोड़ देगी। आज जो हमारे बीच गुरुजन बैठे हुए हैं, मुझे इस बात का भी अफसोस है, हम भी उसी गुरुजन फैमिली से आते हैं जहां हमारे परिवार में भी शिक्षक हैं। आज नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, आने वाले टाइम में हमारे पास शिक्षक भी नहीं होगा। जिस तरह से आप नई एजुकेशन पॉलिसी को रीड कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस देश की सरकार 150 फॉरेन यूनिवर्सिटी को इस देश में लाना क्यों चाह रही है, इस देश की सरकार क्यों सीट की कटौती कर रही है, इस देश की सरकार कॉलेजों में नामांकन क्यों नहीं ले रही है। ये फिर वो हिटलरशाही चाल और अंग्रेजों इस देश को गुलामों की तरफ अंग्रेजों के हाथों में धकेलने की साजिश रची जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी देश के अंदर और बिहार राज्य के अंदर चल रहा है, आपको मालूम होगा पटना के अंदर जो बीएड 1800 रुपए में हुआ करता था वो 1,25,000 कर दिया गया था। लगातार छात्र के आंदोलन, छात्रों के संघर्ष पे उन्होंने 25,000 रुपए वादा किया, लेकिन फिर भी हम लोग संघर्षरत हैं कि वो गरीब के बच्चे जो एजुकेशन पाने के लिए सुदूर गांव इलाकों से पटना का रुख करते हैं, जिनकी फैमिली के पास जीवन यापन करने के लिए वो पैसे नहीं होते हैं, और वैसे परिवार वो किस तरह से पढ़ेंगे। जीता जागता सवाल है। आज हमारे शिक्षक भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। आपको मालूम होगा कोविड का दौर चल रहा था, 19 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस 3 साल के अंदर शिक्षा से वंचित रह गए, क्योंकि उनके पास मोबाइल और टैबलेट नहीं था। इस वजह से वो शिक्षा हासिल नहीं कर पाए। आपको मालूम होगा कि इसी देश के अंदर जो शहादत देने के लिए तैयार रहने वाले नौजवान ग्राउंड का चक्कर लगाते लगाते 3 साल खत्म कर दिए, लेकिन सरकार की तरफ से ये आश्वासन नहीं आया कि आपके 3 साल को हम एक्स्ट्रा साल में बदलने की कोशिश करेंगे। आज भी वो जवान मैदान के अंदर, कोचिंग संस्थान के अंदर देश की सेवा के लिए, राज्य की सेवा के लिए लगातार प्रयासरत है। मगर ये निकम्मी सरकार, ये हिटलरशाही सरकार, ये सावरकर की औलाद नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को बर्बाद करने को तुली हुई है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश की अजीब विडंबना है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आपको ये मालूम होगा शिक्षा के अंदर जिस तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस नई एजुकेशन पॉलिसी को आडंबर की तरफ धकेलने की कोशिश की गई है। आपको मालूम होगा इस एजुकेशन पॉलिसी में जितने आयोग बने थे, जितने नीति बने थे, आज से पहले, इस दौर से पहले, सन 21वीं सदी से पहले जो भी बने थे,
उनको रखा नहीं गया। पुराने नीति आयोग को दरकिनार किया गया, उनका कोई हवाला नहीं लिया गया। आपको मालूम होगा 4 बड़ी कंपनियों को इस शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी चलाने के लिए उसके हाथों में पेश किया गया है। अब भी हमारे देश के नौजवान और इस देश में शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग अब भी इस बात से गुमराह है, अब भी वो इस बात से वंचित है कि देश की भविष्य को अंधकार में ढकेला जा रहा है। जब आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होंगे, बच्चे एजुकेशन लेने नहीं जाएंगे, आपको मालूम होगा 80-90% इस बिहार की यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। इसकी जिम्मेदार कौन है? पढ़ाई क्यों नहीं होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार चाहती है कि बच्चे कॉलेज नहीं आए ताकि कल को ये मजबूरी में कह देना पड़े कि ये यूनिवर्सिटी संभल नहीं रही है, इसको प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए। और कल आने वाला जो वक्त होगा, उस वक्त में पढ़ाई कौन करेंगे? जो अमीर होंगे, जो अमीर के बच्चे होंगे, वो फॉरेन यूनिवर्सिटी जब इंडिया के अंदर आएगी, जब इंडिया के अंदर फॉरेन यूनिवर्सिटी चालू होगी, उसमें वो बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे और गरीब तबके बच्चे सब सारे के सारे वंचित हो जाएंगे। आपको ये दुर्भाग्य है इस देश का कि तरीपार जैसे गृह मंत्री ये कहते हैं अपने बयान में कि 12वीं पास कर लीजिए और इंटर में एडमिशन ले लीजिए। इससे शर्मनाक गृह मंत्री आज और पूरे इतिहास में आज तक नहीं देखा गया। इससे शर्मनाक प्रधानमंत्री पूरे इतिहास में नहीं देखा गया है। जब चुनाव आता है, सच में देश बदल रहा है। जब चुनाव आता है, आप शिक्षा की बात करेंगे, वो गोबर और गाय की बात करेंगे। जब आप चुनाव आएगा और फिर शिक्षा की बात करेंगे, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अलग अलग मुद्दों में भटकाना चाहती है, अलग अलग जगह धकेलने की कोशिश करना चाहती है। मगर हम ये कहना चाहते हैं, जो गफलत की नींद में सोए हुए हैं, आप कल हंस के संघर्ष करें या रो के संघर्ष करें, आपको संघर्ष के मैदानों में आना पड़ेगा। जिस विरासत ने खूबसूरत हिंदुस्तान, एक खूबसूरत बिहार राज दिया था, आज उसी विरासत को बचाने की जिम्मेदारी हमारे कंधे पे आ गई है। हम अगर अभी नहीं लड़ेंगे, आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी। जब एक कतार जब संघर्ष कर रहा था इस राज्य और इस देश के अंदर, तब आपका क्या रोल था? निश्चित तौर पे अगर आप संघर्ष के साक्षी नहीं होंगे तो आपको उस दिन शर्मिंदा महसूस होगा कि हम आने वाली पीढ़ी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे कि सच में जब तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब तुम्हारी बात की जा रही थी, जब देश के अंदर तुम्हें खड़ा करने और तुम्हारे शिक्षा और रोजगार की लड़ाई के लिए जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, हम गफलत की नींद में सोए पड़े हुए थे। निश्चित तौर पे हम आपसे ये आगाह करना चाहते हैं, या आपको आगाज करवाना चाहते हैं, लड़ना तो पड़ेगा, चाहे जैसे लड़ना पड़े, चाहे आज लड़े कल लड़े, लेकिन लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से इस देश को नफरत के ताकतों के बीच धकेलने की कोशिश की जा रही है, इस देश को पूंजीवाद की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पे आपको मालूम होगा ये देश का 70% देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ कई वर्ग जो निचले और मध्यम तबके से आते हैं, जो संघर्ष करके शिक्षा भी लेते हैं, जो संघर्ष करके रोजगार भी लेते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि आप इस लड़ाई के साक्षी बने। निश्चित तौर पे 10 मार्च को जब विधानसभा मार्च का घेराव होगा, तो हम नौजवान आप शिक्षकों से भी ये वादा करते हैं कि जिस तरह से आज शिक्षकों के ऊपर हमला किया जा रहा है, हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपके ज्ञान से ही आज हम ये अल्फाज बोल रहे हैं, आपके ही एजुकेशन से आज हम कुछ कह रहे हैं। इसलिए आपकी लड़ाई सर्वप्रथम उस सड़कों पे हम लाठी खाना हो, गोलियां खानी हो, सबसे अगली कतार में रहेंगे और आपके हक हुकूक के साथ शिक्षा और रोजगार के लिए पटना के 10 तारीख को पटना में जो विधानसभा मार्च हो रहा है, हम अपील करना चाहेंगे कि उस विधानसभा मार्च का आप हिस्सा बने। उस विधानसभा मार्च का सत्र जब जारी रहेगा, जब हमारे प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर हमारी बात उठा रहे होंगे और हम सड़कों पे हुकार भरते रहेंगे उस भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ, वो भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, ये हमारा अधिकार है और हम अधिकार की लड़ाई के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे। क्योंकि साझी विरासत, साझी शहादत,
साझी संस्कृति इस देश को बचा सकती है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए और रोजगार की लड़ाई लड़ने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। ना मैं जुगनू हूँ, ना मैं दिया हूँ, ना मैं तारा हूँ, बस आपके संघर्ष का एक छोटा सा सहारा हूँ। वही हमारे गार्जियन है, आज वो भी हमें सपोर्ट दे रहा है और हम तो सपोर्ट तब तक देंगे जब तक हमारी जान रहेगा। जब वो क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं, हमारे मांग है डीएम के माध्यम से सरकार से जो दो तरह का नीति जो ये बना के रखे हैं उसके खिलाफ में है। ये हमारे नौजवानों से वोट पॉलिटिक्स के माध्यम से जो लिया है कि 19 लाख रोजगार देंगे, वो धरती पे उतारे। दूसरी बात, हमारे जिला में हर पंचायत में एक हॉस्पिटल खोला हुआ है 82 और सरकारी स्कूल है। सभी स्कूल में 250-300 विद्यार्थी का एडमिशन है, जिसमें कि एक टीचर को पढ़ाने के लिए 30 बच्चा ही काफी है। तो हम इस डीएम के माध्यम से कहते हैं कि आप शिक्षा नीति का इस बाजारूकरण मत कीजिए। आप जो बाजारूकरण कर रहे हैं, लोगों को दिमाग में जो भर रहे हैं, लोग समझ चुका है कि आप क्या कहना चाहते हैं। एक केंद्र सरकार भी कह रहा है कि हम निजीकरण कर देते हैं, आप प्राइवेट स्कूलों में अनुदान दे रहे हैं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं। लोग समझ रहे हैं इस बातों को। सरकारी स्कूल में टीचर नहीं दे रहे हैं, अगर टीचर देते हैं तो 103 देते हैं, उस टीचर से बहुत सारा काम करवाते हैं, तो बच्चा को कब पढ़ाएंगे वो कब बच्चा को विद्वान करेंगे। आपका नियत में खोट है। आप भी इसी संविधान से पढ़ करके आज नीतीश कुमार बने हुए हैं, आपको मुख्यमंत्री मान रहा है। आप अपने नीति में सुधार कर लीजिए, नहीं तो नौजवान रोड पे उतरा है और 10 मार्च को पटना उतरेगा। नीतीश जी, आप जो स्वास्थ्य में जो गड़बड़ी कर रहे हैं, आप जो पैसा खर्चा किए हैं, पाई जवाब देना होगा। पैसा आपको खेत में कमाने से नहीं मिला है, हमारे नौजवानों को टैक्स भरने से आपको पैसा जा रहा ट्रेजरी में। हर पंचायत में आपने अस्पताल बनाए, मगर उसमें चिकित्सक का व्यवस्था नहीं किए। सदर अस्पताल में तो चिकित्सक का व्यवस्था नहीं किए, दवाई का व्यवस्था नहीं किए। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम मिल करके लड़ा करके इस राज्य को बर्बाद करना चाहते हैं। हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, हम अपना अधिकार मांगेंगे। आपको अधिकार देना होगा। आपको पता है कि बिहार में कितना लोग इंटर में पास किया और वो बीए में एडमिशन लेगा, जो कि छात्र नौजवान जो 2 साल से भटक रहा है उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है। आप इंडिया पे इंडिया कॉमन इंडिया बनाते हुए जा रहे हैं। आप लोगों को ध्यान ना भटकावे। हमारे अररिया कॉलेज में सीट को बढ़ाइए। हमारे बहुत सारे कॉलेज हैं, उसमें सीट को बढ़ाइए और एडमिशन दिलाइए। आपने जो वादा किए थे 19 लाख रोजगार देंगे, वो धरती पे उतारिए। आप बड़े बड़े लोगों को लोन माफ करते हैं और छोटे व्यापारी को बंधक में घेर करके जेल में डालते हैं। आप अपने लोगों को जो शिक्षीकरण में जो करते हैं कि शौचालय किसके किसके घर में बना हुआ है, आप फोटो खींच करके अपना व्हाट्सएप बनाते हैं, मगर जो नहर किनारे बसे हुए हैं, जो रेल किनारे बसे हुए लोगों हैं, उसको बिजली व्यवस्था कौन करेगा। हम बिहार सरकार को टैक्स देते हैं, वो आपके मतलब होता है कि बिजली पहुंचाना, शौचालय देना। इंदिरा आवास का काम अभी तक 5 साल में पूरा नहीं हुआ,
और फिर चेयरमैन का चुनाव होने के लिए जा रहा है। हम डीएम के माध्यम से राजपाल से भी मांग करेंगे, अगर हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तो हजारों की संख्या अररिया से जाएंगे और पटना विधानसभा घेरेंगे। आप नीतीश कुमार तैयार रहिए अपने नीति के खिलाफ में। हमारे साथी और बोलने के लिए है, हम इसी बात को बोल करके हम अपने क्रांतिकारी विधान सलाम करते हैं। ये सरकार जाग नहीं रही, क्यों? इसका कारण ये है हमारे पास संख्या नहीं है। आज बेरोजगार की संख्या क्या है अररिया में ही देख लिया जाए। शिक्षक कितने हैं, लेकिन संख्या बल कम है। हम लोग महंगाई के खिलाफ, शिक्षा के लिए, बेरोजगारों के लिए जब रोड पर उतरते हैं तो संख्या बल कम होती है और सरकार इसको देखती रहती है। इसके पास संख्या है ही नहीं, जनता खुश है। ये हमारे विरोधी है। सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, क्यों? इसके पीछे उनकी ये मंशा है, इनको खंड खंड में तोड़ दिया जाए और तोड़ने में वो सफल हो चुके हैं और हम लोग खंड खंड में हो चुके हैं। आज हम अकेले अपनी लड़ाई लड़ते हैं, छात्र अलग लड़ाई लड़ते हैं, राजनीतिक पार्टी वाले अलग लड़ाई लड़ते हैं, आंगनबाड़ी की दीदी अलग लड़ाई लड़ते हैं, डॉक्टर अलग लड़ाई लड़ते हैं, वकील अलग लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग अगर एक हो जाए, संख्या अगर 40% भी रोड पे आ जाए, इस सरकार की कुर्सी को हिला देगी। लेकिन हम लोग एक नहीं है। हम लोगों के दिमाग में इस सरकार ने डाल दिया है हिंदू मुसलमान। आप हम नारा लगाए, नारे तकबीर, आप नारा लगाइए जय श्री राम, इसी में हमारा भला हो जाएगा। ये सरकार की ये नीति है। हम लोगों की भी गलती है। जब हम लोग चुनाव आता है, हम लोग पढ़े लिखे इंसान को वोट नहीं देते हैं। विधानसभा में और सांसद भवन में हम लोग अपराधी किस्म के लोगों को भेज देते हैं। आज हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण सुन लीजिए। 12वीं करने के बाद जो छात्र इंटर में एडमिशन लेंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा। ये क्या है? हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि ऐसे गृह मंत्री हमारे हैं। इसके दोषी कौन है? हम हैं, हम जनता है। ऐसे अपराधी को, ऐसे लोगों को हम चुनकर सांसद भेजते हैं जिनको ज्ञान ही नहीं कि पहले इंटर होता है तब बीए में लोग पढ़ते हैं। हमें ये दोगली सरकार जो जिस मुद्दा को छुई है उस मुद्दा को बर्बाद कर दिया है। वो बोला अच्छे दिन आएंगे। कहाँ है भैया अच्छे दिन? आप बुरे दिन ले आए। 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ है ना रोजगार? आप रोजगार छीन ली। लास्ट में ये बोला कि पकौड़े बेचो, अब बोलता है गोबर बेचो। हमारे माँ बाप बहुत उम्मीद से हम लोगों को पाले हैं और पढ़ाए हैं। अपनी मेहनत की कमाई हम लोगों में लगाए हैं। अपनी दवा नहीं खा के, अपना अच्छा कपड़ा नहीं पहन के हम लोगों को पाले हैं और पढ़ाए हैं। आप लोग शिक्षक लोग हम लोगों को पढ़ाए थे इसलिए अपने भविष्य को बनाने के लिए। आज दुर्भाग्य है कि आप लोग इस तरफ बैठे हुए हैं धरना अपने अधिकार के लिए और हम लोग इस तरफ बैठे हैं अपने अधिकार के लिए। क्या नहीं इसी के लिए हम पढ़े थे? इसीलिए आप हमें पढ़ाए थे? नहीं। आज सरकार के पास कॉलेज में सीट नहीं है। 2-2 साल से लड़के लड़कियां भटक रही है कॉलेज में, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी बोलता है सीट खाली नहीं है, लेकिन कॉलेज में धांधली हो रही है। छात्रों ने ये आरोप लगाया है कि 7,000 5,000 मांग के बोलते हैं तब हम एडमिशन कहाँ से वो लाएंगे? अगर 1,000 लड़का लड़की का एडमिशन नहीं होगा 2 साल, उसके माँ बाप उसको मजदूरी में लगा देंगे, लड़कियों की शादी करवा देंगे और वो एक मजदूर कहलाएगा।
हमारा आने वाला जो भविष्य होगा कैसा हो, मजदूर का भी भविष्य खराब है। हिंदुस्तान का छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, अंधकार हो रहा है, लेकिन हम लोग जाग नहीं रहे हैं, अभी भी जागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब जो चुनाव आएगा 24 में, वो हिटलर शाही की सरकार होगी। आपका धीरे धीरे सारा अधिकार छीन लिया जाएगा, कभी हिजाब के नाम पे, कभी गाय के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे। आप लोगों को ये दिमाग में डालकर आप लोग आंदोलन करते रहिए, आपस में लड़ते रहिए और वो देश बेचते रहेंगे, शिक्षा को बेचते रहेंगे। मैं ज्यादा बात नहीं कहूँगा, बहुत सारे वक्ता है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, एक बैनर के नीचे आइए और समाज को जगाने के लिए एक कार्यक्रम चलाइए। वो छात्र हो, नौजवान हो, शिक्षक हो, आंगनबाड़ी की दीदी हो, सबों को जगाने का कोशिश किया जाए और हम लोग एक बैनर के नीचे आवे और धरना प्रदर्शन करें। देखिए इस सरकार का ईंट का ईंट बजा देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ और एक नारा दूं, आवाज दो, आवाज दो, करेंगे, करेंगे। संभवतः अंतिम वक्ता है राज्य स्तरीय, उसके बाद हमारा कार्यक्रम होगा। समय 3 मिनट का और फेडरेशन के आज की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष जी और प्रारंभिक शिक्षक संघ के माननीय हमारे शिक्षक भी जो अध्यक्षता कर रहे हैं और तमाम उपस्थित हमारे गुरुजन और हमारे बीच उपस्थित अररिया जिला के जिला सचिव, जिला अध्यक्ष, तमाम नेतागण, साथियों, मैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बिहार राज्य परिषद की ओर से आप सबों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, कहा गया है कि जुर्म तो जुर्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। आज हम लोग एक ही साथ, एक संघर्ष के साथ और अलग अलग मांगों को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। साथियों, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे छात्र नेता रेहान जी ने भी तमाम चीजों को बताए, शिक्षा की बदहाली पर बताए और साथ ही हम कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों नई शिक्षा नीति के तहत में वैसे सिलेबस उसमें एडजस्ट किया गया है जिससे कि जो हमारे छात्रों का उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वैसे चीजों को वैसे उसमें सिलेबस में उसको पढ़ाया जाएगा जिसमें जो राजनीतिक लोग हैं, जिसका कोई इतिहास नहीं है, आजादी की लड़ाई में उसका कोई रोल नहीं रहा है, वैसे लोगों को पढ़ाने का काम करेंगे जिससे हमारे आने वाले छात्रों का दिल और दिमाग को दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे। उन तमाम नए सिलेबस में से लागू करने जा रही है। हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि आप जो जिस सोच के साथ हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को ले जाना चाहते हैं, ये छात्र और नौजवान समझ चुके हैं, इसलिए आपकी इस नीति को छात्र और नौजवान पूरे सिरे से खारिज करता है और आने वाला कल के लिए संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अभी हमारे बीच 10 मार्च को जो पूरे बिहार विधानसभा मार्च होने जा रहा है, उसी की तैयारी में तमाम जिलाओं में हमारा संगठन के पदाधिकारी घूम रहे हैं और बिहार विधानसभा मार्च ऐतिहासिक होगा। और नीतीश सरकार से हम लोग कहना चाहते हैं कि आप जो 2020 में आपने ही विभिन्न जगह चुनावी सभा में बोले थे कि बिहार मेरी सरकार बनेगी तो हम 19 लाख नौजवानों को फिर से नौकरी देंगे। हम कहना चाहते हैं राज्य सरकार से, आपने जो वादा किया था नौजवानों के साथ में, बिहार के तमाम अभिभावकों के साथ में, आप उस वादा से आप पीछे हट रहे हैं और उसके जिसके चलते हमारा जो नौजवान है, हमारा जो छात्र है, जो हमारे बिहार के तमाम लोग हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में
परीक्षा देते हैं तो उसका रिजल्ट आने में विलम्ब होता है। रिजल्ट अगर मिलता है तो बिल्कुल नाम मात्र का उसमें भी साजिश किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं आरआरबी और एनटीपीसी ये जो अनियमितता हुआ रिजल्ट में, इससे पूरे बिहार के छात्र और नौजवान उमड़ पड़े और अंत में बिहार बंद का भी आह्वान हुआ और तमाम बिहार बंद में तमाम जिलाओं में बिहार बंद भी हुआ। हम कहना चाहते हैं राज्य सरकार से कि आप दोहरी नीति को बदल दीजिए। आप कथनी और करने में इसलिए साथ हो रहे हैं, केंद्र में जो झूठी सरकार बैठी हुई है, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये नौजवानों को भटकाने का काम कर रहा है, बेरोजगारों को भटकाने का काम कर रहा है, छात्रों को भटकाने का काम कर रहा है, किसानों को भटकाने का काम कर रहा है, मजदूरों को भटकाने का काम कर रहा है। किसान आंदोलन 1 साल तक चला, 750 किसान शहीद हुआ, लेकिन अपनी लड़ाई को जारी रखा और दिखा दिया कि हिंदुस्तान के किसान वो है जो हम लोग सिर्फ राजनीति तो नहीं लेकिन वैसे चीजों का हम लोग आगे रखते हैं जो कभी अटल रहता है, जो किसान अपने खेत खलिहान में रहते हैं। सरकार यही समझ लिया था कि हम किसानों के साथ में अगर नहीं जाएंगे, वार्ता नहीं करेंगे तो किसान खुद चला जाएगा, लेकिन किसानों ने पूरे हिंदुस्तान के तमाम किसानों को जाति और धर्म से ऊपर उठ करके एक सूत्र में डालने का काम किया, एक सूत्र में रखने का काम किया और साल भर आंदोलन चलने के बाद किसानों का जीत हुआ और सरकार को मजबूर होकर के तीनों कृषि काला कानून को वापस लेना पड़ा। उसी ढंग से बिहार के हमारे शिक्षक भाई भी धरना पर बैठे हुए हैं। हम कहना चाहते हैं हम तमाम शिक्षक भाइयों से, आप अपने अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार वो बिल्कुल नजरअंदाज करते जा रही है। एक शिक्षक को बिहार के अंदर में, विशेष करके हम यही कहेंगे, बिहार के अंदर में एक शिक्षक को कई दर्जनों तरह का काम लिया जाता है। उसको पशु गणना भी करना है और जनगणना भी करना है। आपको शराब माफिया को, शराबियों को भी पकड़ने के लिए उसको डिपोर्ट किया जाता है कि आप पढ़ाएंगे, शिक्षक का काम है शिक्षा देना, न कि उसके साथ में अन्य तरह से भटकाने का काम करवाना। इससे क्या इससे सबूत क्या हो रहा है? बिहार के अंदर में शिक्षकों को शराबियों को पकड़वाने के लिए लगाएंगे, शराबियों माफिया को पकड़वाने के लिए लगाएंगे। शराबी और माफिया का गठजोड़ और पुलिस का गठजोड़, सरकार के कर्मी का और सरकार का इतना बड़ा गठजोड़ है कि वो शिक्षकों का कहना तो दूर, किसी का वो कहना नहीं मानेंगे। रातों रात वो शराबियों का खेप लगाया जाता है और प्रशासन के लोग तमाशा देखते हैं। वही प्रशासन के लोग झूठे मोटे ड्रामा करके जो कहीं एक आज अगर पिया खाया उसको पकड़ कर जेल के अंदर भेज दिया जाता है। हम कहना चाहते हैं राज्य सरकार से कि शिक्षकों के साथ ऐसी भेदभाव न करे। इनका जो काम है शिक्षा देना, वो शिक्षक को उन्हीं जगह तक रहने दिया जाए और अन्य कामों के लिए कितना बेरोजगार नौजवान पड़ा हुआ है उनको लगाया जाए, उससे भी उसका बेरोजगारी दूर होने का काम करेगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं साथियों, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम 8 घंटा अगर कोई काम करता है, मान के चलिए जो हमारे पुराने शिक्षक थे, ये लड़ाई अभी से नहीं है, पुराने शिक्षक जो थे हम लोग लड़ रहे हैं कि समान काम समान वेतन। एक ही स्कूल में वो भी पढ़ाते हैं। जिस समय नए शिक्षक का बहाली जब हुआ था प्रारंभिक शिक्षक संघ का, प्रारंभिक शिक्षक का, तो उसमें कहा गया 1500 से शुरू किया, उसके बाद मानदेय बढ़ाते गया। ये अगर आप लोग संघर्ष नहीं करते तो सरकार आपको उसी जगह पर रहने के लिए मजबूर करता कि लोग लड़ने वाला नहीं है, इसलिए जो जितना है उतना सा दे देंगे, ये लोग मान लेगा। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रारंभिक शिक्षक संगठन को, जिन्होंने पूरे बिहार में बिल्कुल फूक करके अपने हक के लिए आवाज को बुलंद किया और हक की आवाज को लड़ने का काम किया और लड़ करके हक लेने का काम किया। हम आपका समर्थन करते हैं। समान काम समान वेतन सरकार को लागू करना होगा और इसके बदले आप सभी जानते हैं पुराने शिक्षक को पेंशन दिया जाता है, नए शिक्षक को कुछ नहीं। जो आर्मी की बहाली हो रहा है उसमें भी पेंशन खत्म कर दिया है। नए जितना भी बहाली हो रहा है तमाम जगह पर पेंशन खत्म, लेकिन विधायक और सांसद को और ये एमएलसी को, ये लोगों को पेंशन जब तक रहेगा जिंदा तब तक पेंशन मिलता रहेगा। ये दोहरी नीति सरकार का नहीं चलेगा। इसलिए हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि शिक्षकों का मांग जायज है और
इंडिया यूथ फेडरेशन बिहार राज्य परिषद की ओर से इनके जायज मांगों को लेकर 10 मार्च को विधानसभा मार्च में भी हम लोग रखने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले कल के संघर्षों में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन भी आपके कंधों से कंधे मिलाकर चलने का काम करेगा। हम ज्यादा बात न लेते हुए अंत में एक कहना चाहते हैं, तो एक कवि ने कहा है, जुल्मी बरले तो तोहा बढ़ी जा, जुल्मी बरले तो तोहा बढ़ी जा, घुट घुट के कहना मरबा, मरना छे तो लड़के मरी जा, लड़के मरी जा, एक मधी कवि ने कहे थे। इसलिए अब घुट घुट के मरना नहीं है, मरना है तब लड़के मरेंगे। हम बिहार राज्य नौजवान संघ की ओर से अपनी बात को समाप्त करते हुए आप तमाम क्रांतिकारी साथियों को, तमाम क्रांतिकारी शिक्षक वृंद को, तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, गुरुजनों को प्रणाम और तमाम यहाँ पे जो है ठेला वाले, रिक्शा वाले, भुंजा वाले सभी भाइयों को हम क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। साथियों, आज हम लोग एक तरफ शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं तो एक तरफ नौजवान और छात्र संघर्ष कर रहा है। आप समझिए, इस देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति चल रही है। आपको हम बताना चाहते हैं, इस मोदी और नीतीश के राज में कोई खुशहाल नहीं है। आप तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप देखिए बिहार में सेंटर होम में क्या क्या हो रहा है, यह दुर्भाग्य की बात है। आप देखिए कि जो लड़के पढ़ाई करना चाहते हैं उसको नया शिक्षा नीति ला करके शिक्षा देने का काम नहीं करना चाह रहा है ये सरकार। सरकार चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा अशिक्षित लोग हों ताकि वह अपने हक को नहीं मांग सके। लेकिन जब तक ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है तब तक यह लड़ाई लड़ेगा। और मोदी जी, आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल हम नौकरी देंगे। करीब करीब 8 साल हो चुका है। अगर 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गया होता तो आज का भारत बदल गया होता, खुशहाल हो गया होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया। यह दुर्भाग्य की बात है। आप अगर इस देश को डेवलप देश बनाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप योग्य बनाइए, तब ये देश जाकर डेवलप होगा। आप कहते हैं हम नई शिक्षा नीति में 64 कला पढ़ाएंगे। मोदी जी, आप खुद भी नहीं जानते होंगे 64 कला क्या क्या होता है। जुआ खेलना भी आता है 64 कला में, मदरा पान भी आता है 64 कला में। ये पढ़ाना चाहते हैं। भारत को मत डुबाइए, भारत को मत डुबाइए। हम कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं आज संघर्ष में ही हैं। आज हमारी बाल दीदियां, उनको 2004 से 12 तक काम करवा करके उनको हटा दिया गया। हम उनके लिए भी आवाज उठाते हैं, हम उनके लिए भी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। जो आज यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए हैं, और आप जानिएगा दुर्भाग्य की बात, इंडिगो इंडिया जो टाटा का है दुगुना भाड़ा ले रहा है। भारत सरकार, आपको यह हम कहना चाहते हैं कि जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको निःशुल्क आप भारत लाइए और सुरक्षित लाइए, यह हमारी मांग। नीतीश जी, आपने कहा कि 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अरे आप नौकरी कहाँ दे रहे हैं? जो यहाँ पर शिक्षक है उनके साथ भी आप जाति कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। इसके विरोध में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन है। साथियों, हम यही कहेंगे, कम और बेश स्थिति देश का बहुत ही दयनीय है। लोगों के पेट में रोटी नहीं है, तनों पे कपड़ा नहीं है। जो नौजवान मोबाइल चलाते हैं उनका रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति देश की है। आपको ये कह रहे थे स्मार्ट बनाएंगे, ये स्मार्ट नहीं बना रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम को ये करप्ट बना रहे हैं, सीबीआई को ये तोता बना रहे हैं। हर जगह ये दखलंदाजी कर रहे हैं, जिसके कारण देश में व्यापक रूप से लोग परेशान हो
चुके हैं। बस इसका मात्र एक उपाय है कि हमको एक साथ संघर्ष करना है। सर, हम बेरोजगार लोग हैं। सर, आप हमको ज्ञान दिए हैं, हम बेरोजगार हैं। और कोई न कोई तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, दिल पे हाथ रख के बोलिए, किसी न किसी संगठन से आप भी जुड़े होंगे। जो हमारे पूर्व के वक्ता बोले थे, उनको बहुत विनम्रता के साथ हम कहना चाहते हैं, जहां पर भी जो है वहीं से आप आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। साथियों, आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन बेगूसराय की है, हम भी बहन बेगूसराय से हैं, और हम लड़ाई आपके लड़ेंगे और जोरदार लड़ाई लड़ेंगे, आपको कह देना चाहते हैं। ये फरीदपुर रेणु की धरती है, हम दिनकर की धरती से आते हैं, और आज अररिया में लगता है कि संगम हो रहा है। साथियों, यही से कहेंगे कि सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है, कि सिंहासन खाली करो, कि शिक्षक आते हैं, नौजवान आता है, छात्र आता है। साथियों, हम यही कहेंगे कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का सरकार बदल दो, बेईमानों का सरकार बदल दो। वो डराते हैं लाठी से, अजी लिए फिरते हैं सरहदों में, अजी लिए फिरते हैं सरहदों में। कितना डरे मरने से, जब कातिल मोदी के राज में अपना घर ही बना डाला। अजी कितना डरे मरने से। हम साफ साफ बात करते हैं, डरते किसी से नहीं है, क्योंकि हम युवा हैं। दिन को खाते आग का गोला, रात को पीते चांद का पानी, जो तूफानों से टकराए उसका नाम जवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।